स्टूडेंट्स, माय नेम इज पूजा साहू। आज हम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा चैप्टर है टाइप्स ऑफ बैंक्स। ये वीडियो बेनिफिशियल होगा बीकॉम सेमेस्टर 5th ऑनर्स स्टूडेंट्स के लिए एंड बीकॉम सेमेस्टर 6 पास वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ बैंक्स। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ बैंक के टॉप में आता है हमारा आरबीआई। ठीक है, फिर आरबीआई को हम लोग क्लासीफाई किए हैं शेड्यूल्ड बैंक एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक को अगेन क्लासीफाइड किया गया है कमर्शियल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स में हमारे 4 बैंक्स आते हैं: पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक में हमारा है एसबीआई एंड एसोसिएट बैंक्स। हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था एसबीआई के टोटल 8 एसोसिएट्स बैंक्स हैं। ठीक है, जो बाद में फिर एसबीआई में सब मर्ज हो गए थे। फिर हमारा नेशनलाइज्ड बैंक्स के बारे में भी हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। 1969 में हमारा 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ था। फिर 1980 में और हमारा 6 बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ था। थर्ड पॉइंट है अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स। फिर है हमारा कोऑपरेटिव बैंक्स को फिर अगेन सब क्लासीफाइड किया गया है: स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड अदर कोऑपरेटिव बैंक्स। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आरबीआई के बारे में। तो ए बैंक इज ए financial institution of a country. They lend and accept money from the general public, companies and other institution. तो बैंक एक फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है हमारे कंट्री का, जो कि मनी लेंड करते हैं, लोन्स देते हैं और मनी एक्सेप्ट करते हैं किससे? पब्लिक से, कंपनीज से और अदर इंस्टीट्यूशन से। इन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री बैंकिंग सिस्टम प्ले ए विटल रोल। तो हमारे इकोनॉमी हमारे कंट्री की जो इकोनॉमी है उसमें बैंकिंग सिस्टम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। Banks promote saving among people and use the same for investment and allocation of resources. तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि बैंक्स प्रमोट करता है लोगों को कि आप मनी सेव कीजिए, ठीक है, इसी मनी को फिर इन्वेस्टमेंट में यूज़ कीजिए, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कीजिए, ठीक है। इन इंडियन बैंकिंग सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ आरबीआई ऑन द टॉप। इंडियन बैंकिंग सिस्टम में हमारा आरबीआई सबसे टॉप में है। आरबीआई को हमारे फॉलो करते हैं कमर्शियल बैंक्स, डेवलपमेंट बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। बैंकिंग सिस्टम एक्ट एज ए कॉमन ग्राउंड फॉर द जनरल पब्लिक एंड एंटिटीज लुकिंग टू सेव एंड इन्वेस्ट। ठीक है, तो बैंकिंग सिस्टम जो है वो ये कॉमन ग्राउंड है, ठीक है, जो कि लोगों को मनी को सेव करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए क्या करता है? इनकरेज करता है। द रोल प्लेड बाय ए बैंक एंड बैंकिंग सिस्टम इज क्रूशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। तो ये जो बैंक और हमारा बैंकिंग सिस्टम है ये हमारे कंट्री को डेवलपमेंट कराने में बहुत बड़ा इनका योगदान है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फंक्शंस एज द सेंट्रल बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सारा फंक्शन एक सेंट्रल बैंक की तरह है, जो कि सारे बैंकों का क्या केंद्र कहलाता है। एंड हैज़ ए कंट्रोल ओवर ऑल द नेशनलाइज्ड बैंक्स ऑफ द कंट्री। जो कि जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक है वो सबको क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। तो चलिए हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। हमारा सबसे पहले हम लोग देखेंगे आरबीआई के बारे में हम लोग ने ओवरव्यू ले लिया। अब हम देखेंगे शेड्यूल्ड बैंक क्या है। तो डेफिनेशन ऑफ शेड्यूल्ड बैंक्स। तो शेड्यूल्ड बैंक्स इन इंडिया आर दोज बैंक्स विच हैव बीन इंक्लूडेड इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। तो शेड्यूल बैंक्स वो कहलाते हैं जो कि आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल के अंदर आते हैं, वही सारा हमारा कहलाता है शेड्यूल बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन टर्न इंक्लूड्स ओनली दोज बैंक्स इन दिस शेड्यूल विच सेटिस्फाई द क्राइटेरिया मेंशन ऑन सेक्शन 42(6) ए सबसेक्शन ए ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। तो यहाँ पर बोला जा रहा है एक ये जो सेकेंड शेड्यूल में हम लोग को आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल में आने के लिए हमें कुछ क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ता है, और ये क्राइटेरिया हमारा आता है आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 42(6) सब सेक्शन ए में आता है, ठीक है। तो देख लेते हैं हमारा क्राइटेरिया क्या है जिसको हम लोग फुलफिल करने के बाद ही शेड्यूल बैंक बन सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा क्राइटेरिया है, पहला पॉइंट, शेड्यूल्ड बैंक्स आर दोज बैंक्स हुज मिनिमम पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व अमाउंट टू 25 लाख। तो सबसे पहले उसका कैपिटल और रिजर्व अमाउंट कितना होना चाहिए? 25 लाख होना चाहिए, ये पहला क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया, दिस बैंक हैव टू सबमिट डिटेल्स ऑफ देयर एक्टिविटीज़ टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एवरी वीक। तो हर सप्ताह उसको क्या करना पड़ेगा? अपने बैंक का सारा एक्टिविटीज़ का डिटेल्स आरबीआई के पास सबमिट करना होगा। ये हमारा सेकंड क्राइटेरिया था। थर्ड क्राइटेरिया, दिस बैंक्स आर लिस्टेड ऑन द सेकंड शेड्यूल ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934, और फिर इसे लिस्टेड कराया जाएगा हमारा सेकेंड शेड्यूल आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर। और फिर द बैंक शुड वर्क इन इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर। तो यहाँ पर जो बैंक का जो काम होगा वो डिपॉजिटर के इंटरेस्ट हित के लिए काम करेगा, ठीक है। ये हमारा 4 क्राइटेरिया है शेड्यूल बैंक्स के लिए।
ये फुलफिल करने के बाद वो क्या कहलाएगा, हमारा शेड्यूल्ड बैंक कहलाएगा। तो देख लेते हैं टाइप्स ऑफ शेड्यूल्ड बैंक। तो शेड्यूल्ड बैंक को हम लोगों ने देखा था, दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया था, कमर्शियल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। फिर कमर्शियल बैंक्स में हमारे 4 बैंक्स आते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक, ठीक है। फिर है हमारा सेकेंड में कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक में जनरली हमारा 2 बैंक्स हैं, एक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और दूसरा है हमारा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कमर्शियल बैंक्स के बारे में। तो डेफिनेशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स, तो कमर्शियल बैंक रेफर्स टू द बैंकिंग कंपनी विच इज established to serve individuals, organizations and businesses. It is a financial institution which is authorized to accept deposit from the general public and grant credit to them. तो कमर्शियल बैंक्स क्या है, एक बैंक ये रेफर्स करता है बैंकिंग कंपनी को। ये जो इस्टेब्लिश्ड हुआ है किसके लिए, मतलब सर्विस देने के लिए इंडिविजुअल्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को, बिजनेस को। ये एक फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिनका काम है कि पब्लिक से क्या करना, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, फिर उन्हें क्या करना, लोन ग्रांट करना, ठीक है। दे आर गवर्नड बाय द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं वो गवर्नड बाय है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और इसे सुपरवाइज्ड कराया जाता है आरबीआई के बाद। तो गवर्न बाय है आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और ये सुपरवाइज्ड होता है रिजर्व बैंक के द्वारा, ठीक है। ये कमर्शियल बैंक का डेफिनेशन था। अब हम लोग देखते हैं कोऑपरेटिव बैंक। तो कोऑपरेटिव बैंक्स आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट आर ऑन्ड एंड रन बाय देयर कस्टमर्स एंड ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ 1 पर्सन 1 वोट। तो कोऑपरेटिव बैंक्स में जनरली क्या होता है, 5 to 6 पीपल मिल के क्या करते हैं, एक मेंबर बनाते हैं, ठीक है। फिर वही लोग आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे का हेल्प करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक पर्सन का एक ही वोट होता है। The bank is governed by both banking and cooperative legislation as they are registered under the Cooperative Society Act 1965। तो हम ऊपर में जो हम लोगों ने देखा था कि कमर्शियल बैंक्स जो गवर्न बाय था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और ये कोऑपरेटिव बैंक्स जो है ये गवर्न बाय है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1965, ठीक है। और आपका कमर्शियल बैंक्स को सुपरवाइज करता था आरबीआई और ये कोऑपरेटिव बैंक्स को हमारा वही सुपरवाइज ही करता है, ये हमारा करता है नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। और आरबीआई भी इसे करता है। दे ऑपरेट इन बोथ रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज एंड प्रोवाइड क्रेडिट टू बोरोवर्स एंड बिजनेसेस। तो ये दोनों के लिए हेल्प के लिए करता है, ये रूरल के लिए भी करता है और ये अर्बन के लिए भी करता है। ये इसे क्या करते हैं, क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं ये बोरोवर्स को, बिजनेसमैन को। अब हम लोग देख लेते हैं ये दोनों के बीच का डिफरेंस, इससे हमें कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा कि आखिर कमर्शियल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। तो सबसे पहले मीनिंग देखते हैं। कमर्शियल बैंक में क्या है, ए बैंक दैट ऑफर्स बैंकिंग सर्विसेज टू इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस इज नोन एज ए कमर्शियल बैंक। तो इसमें क्या करता है, बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करता है हमारे इंडिविजुअल्स को, बिजनेसेस को, ठीक है। कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक स्पेशली होता है हमारा कमर्शियल वाणिज्यिक पर्पज़ के लिए, ठीक है। और कोऑपरेटिव बैंक, ए बैंक सेट अप टू प्रोवाइड फिनेंस टू एग्रीकल्चरिस्ट, rural industries and to trade and industry of urban areas but up to a limited extent। इसमें जो क्या है, लिमिटेशन है, ठीक है। कमर्शियल बैंक जो हमारा है वो ज़्यादा वाइड है हमारा कोऑपरेटिव बैंक से। कमर्शियल बैंक्स हमारा क्या करते हैं, ये सबके लिए रहता है, लेकिन जो कोऑपरेटिव बैंक है ये स्पेशली एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए और स्मॉल बिजनेसमैन के लिए ये सबको देखता है, चाहे वो रूरल एरिया हो या अर्बन एरिया, ठीक है। फिर गवर्निंग एक्ट, तो कमर्शियल बैंक्स को गवर्न बाय क्या था हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और कोऑपरेटिव बैंक्स गवर्न बाय था हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1965। एरिया ऑफ ऑपरेशन, कमर्शियल बैंक का एरिया क्या है, वो ज़्यादा लार्ज है और कोऑपरेटिव बैंक जो है ये इसका लिमिटेड है, वो अपना क्या बोलेंगे, लिमिट में ही रहकर वो सारा अपना जो सर्विस देता है वो सारा लिमिट में ही रह कर करता है, ये ज़्यादा इसका वाइड नहीं है एरिया, ठीक है। कमर्शियल बैंक का एरिया ज़्यादा वाइड है बट कोऑपरेटिव बैंक्स का इतना वाइड एरिया नहीं है। मोटिव ऑफ ऑपरेशन, तो कमर्शियल बैंक्स का मोटिव होता है प्रॉफिट बट कोऑपरेटिव बैंक्स का कोई मोटिव नहीं होता है प्रॉफिट अर्न करने का, इसका मोटिव होता है सर्विस देना, ठीक है। जो आपका एग्रीकल्चर में है, जो मतलब
पुअर लोग हैं जो लोन लेने में सक्षम नहीं है, वो इतना इंटरेस्ट नहीं चुका सकते, तो कोऑपरेटिव बैंक्स क्या करता है, यहाँ पे उन लोगों से बहुत कम इंटरेस्ट चार्ज करता है। जितना कमर्शियल बैंक्स में हमसे इंटरेस्ट लिया जाता है, अगर हम कोई लोन लेते हैं तो हमसे ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक्स में उसके हिसाब से यहाँ पे इंटरेस्ट जो चार्ज है वो कम है। ठीक है, क्योंकि इनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है बल्कि सर्विस प्रोवाइड करना है। ठीक है, फिर बोरोअर्स, अकाउंट होल्डर्स और ये मेंबर शेयर होल्डर्स। तो बोरोअर्स यहाँ पर जो होते हैं कमर्शियल बैंक्स में, वो जो अकाउंट होल्डर्स होते हैं वही हमारा बोरोअर्स कहलाते हैं, और कोऑपरेटिव बैंक्स में वही बोरो कर सकते हैं जो मेंबर शेयर होल्डर्स होते हैं। ये लोग कुछ लोग मिलकर क्या करते हैं, एक मेंबर बनाते हैं। ठीक है, मेन फंक्शन कमर्शियल बैंक का क्या है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एंड ग्रांटिंग लोन्स टू इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस। तो ये क्या करते हैं, पब्लिक से डिपॉजिट्स लेते हैं, फिर उन्हीं लोगों को क्या करते हैं, वही पब्लिक में क्या करते हैं, लोन्स ग्रांट करते हैं, इंडिविजुअल्स हो गया, फिर अगर कोई बिजनेसमैन को भी लोन्स चाहिए तो उन्हें भी ये प्रोवाइड करते हैं। कोऑपरेटिव बैंक का फंक्शन क्या है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स एंड द पब्लिक एंड ग्रांटिंग लोन्स टू फार्मर्स एंड स्मॉल बिजनेस। ये डिपॉजिट तो सबसे लेते हैं, बट ये लोन्स क्या बोलेंगे, हमारा पूर लोगों को देते हैं, जैसे कि फार्मर्स हो गया, स्मॉल बिजनेसेस मैन हो गया। ठीक है, ये उन लोगों को क्या करते हैं, लोन ग्रांट करते हैं, और इंटरेस्ट रेट भी इन लोगों से बहुत कम चार्ज करते हैं। ठीक है, फिर बैंकिंग सर्विस, तो कमर्शियल बैंक ऑफर्स एन एरे ऑफ सर्विसेज। कोऑपरेटिव बैंक्स में क्या है, कंपेरेटिवली लेस वैरायटी ऑफ सर्विसेज। तो मैंने पहले ही कहा था कि इसमें जो सर्विस है कमर्शियल बैंक में ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत नंबर ऑफ़ सर्विसेज है, इसका एक क्या बोलेंगे, बहुत लंबा लिस्ट है सर्विसेज का। ये भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बैंक ये कमर्शियल बैंक्स क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और कोऑपरेटिव बैंक्स जो है ये जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं इनका लिमिटेड है, सिर्फ लिमिटेड कुछ ही एरिया में क्या करते हैं, ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इनका इतना एरिया इतना वाइड नहीं है। ठीक है, फिर इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट्स, तो कमर्शियल बैंक्स में हम लोग जो डिपॉजिट्स करते हैं बैंक्स में तो हम लोगों को इंटरेस्ट उस पर क्या मिलता है, बहुत कम मिलता है। पर कोऑपरेटिव बैंक में अगर हम ये अमाउंट डिपॉजिट करते हैं तो इसमें इंटरेस्ट रेट क्या होता है, हमारे कमर्शियल बैंक से थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस था कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक्स में। आपको समझ आ गया होगा कि कमर्शियल बैंक्स जो है वो हमारा कॉमर्स पर्पस के लिए हर एक इंडिविजुअल्स को दिया जाता है। ठीक है, हर एक बिजनेसमैन को यहाँ पे लोन दिया जाता है, बट कोऑपरेटिव बैंक्स में मनी तो सबसे लिया जाता है, बट ये स्पेशली हेल्प करने के लिए होता है हमारा फार्मर्स के लिए और स्मॉल बिजनेसमैन पे ये ज़्यादा फोकस करता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स, तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि टोटल 4 टाइप्स है इसका, पब्लिक बैंक्स है, प्राइवेट बैंक्स है, फॉरेन बैंक्स है और रीजनल रूरल बैंक्स है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक, तो टोटल 21 है पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर बैंक्स वेयर मेजॉरिटी स्टेक इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का जो शेयर होगा वो 50% अगर एवव है तो वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स कहलाएगा। अगर फिर 49% रहता गवर्नमेंट का, ठीक है, तो ये क्या कहलाता, प्राइवेट सेक्टर बैंक कहलाता है। द शेयर ऑफ दिस बैंक्स आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस, दिस आर ए टोटल 21 PSBs इन इंडिया। तो हमारे इंडिया में टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक कितने हैं, 21 है। ठीक है, जिस 21 में से 19 हमारा नेशनलाइज्ड बैंक है। ठीक है, जो कि 1969 में हुआ था नेशनलाइजेशन 14 बैंक्स का, और हमारा 1980 में हुआ था 6 बैंक्स का नेशनलाइजेशन। बट उसमें जो 6 बैंक्स थे उसमें से एक बैंक 14 बैंक्स के एक बैंक के साथ क्या हुआ था, मर्ज हो गया था, इसीलिए 20 की जगह कितने नेशनलाइजेशन बैंक हो गए, फिर 19 हो गए। फिर हमारा एक है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और एक है हमारा IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये था हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में। अब देख लेते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक भी कितने हमारे यहाँ पे 21 है ये भी। दीज आर द बैंक्स इन विच मेजोरिटी ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द बैंक इज हेल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल। तो यहाँ पे जो मेजोरिटी है शेयर कैपिटल का, ये किसके ज़्यादा है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स का ज़्यादा है, मतलब 50% से ऊपर रहता है, तो वो कहलाता है प्राइवेट बैंक्स। यहाँ पे गवर्नमेंट का जो शेयर है वो 50% से बिलो होता है, और प्राइवेट इंडिविजुअल्स का यहाँ पे शेयर्स जो होता है 50% से अबव होता है, इसीलिए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कहलाते हैं। ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स का ठीक ऑपोजिट है। These बैंक आर रजिस्टर्ड as कंपनीज विथ लिमिटेड लाइबिलिटीज़। ठीक है,
कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं रिगार्डिंग प्राइवेट बैंक्स। तो प्राइवेट बैंक्स बनने के लिए हम इसके भी कुछ क्राइटेरिया जो हमको फुलफिल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले टू स्टार्ट ए बैंक कैपिटल रिक्वायर्ड 500 करोड़। तो कितना होना चाहिए हमारा बैंक का कैपिटल? 500 करोड़ होना चाहिए। हमारे पास एसेट्स कितने होने चाहिए? वो भी 5,000 करोड़ के एसेट्स होने चाहिए। बैंक का कैपिटल होगा 500 करोड़ और हमारा एसेट्स होगा 5,000 करोड़। इन इंडिया 2 टाइप्स ऑफ प्राइवेट बैंक। तो हमारे इंडिया में 2 टाइप के प्राइवेट बैंक, जो 1993 के जो पहले जो जितने प्राइवेट बैंक्स थे उनको ओल्ड प्राइवेट बैंक्स कहा जाता है, और जो 1993 के बाद जितने बैंक्स हैं उसे न्यू प्राइवेट बैंक्स कहा जाता है। ठीक है, तो 2 न्यू प्राइवेट बैंक्स फॉर्म्ड इन 2015 में हमारा 2 और प्राइवेट बैंक्स आया था, जिसका नाम था IDFC और सेकेंड था हमारा बंधन बैंक। IDFC का हमारा फुल फॉर्म है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फिनेंस कंपनी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। IDFC का हमारा फुल फॉर्म है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फिनेंस कंपनी। ओके, और सेकेंड है हमारा बंधन बैंक। तो ये जो 2 बैंक है ये हमारा 2015 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो हम लोग देख लेते हैं हमारे ओल्ड प्राइवेट बैंक्स जो कि 1993 के पहले आए थे, और हमारे न्यू प्राइवेट बैंक्स जो कि 1993 के बाद आए थे। तो ओल्ड प्राइवेट बैंक्स में हमारे 12 है, न्यू प्राइवेट बैंक्स में हमारे 9 है। टोटल कितने हो गए? 21। तो सबसे पहला है सिटी यूनियन बैंक, सेकेंड करूर व्यासा बैंक, थर्ड नैनीताल बैंक, फोर्थ कर्नाटका बैंक, फिफ्थ धनलक्ष्मी बैंक, सिक्स्थ साउथ इंडिया बैंक, सेवेंथ फेडरल बैंक, 8 जम्मू एंड कश्मीर बैंक, 9 RBL बैंक, 10 लक्ष्मी विलास बैंक, 11 कैथोलिक सीरियन बैंक, 12 तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। न्यू प्राइवेट बैंक्स में पहला है एक्सिस बैंक, सेकंड HDFC बैंक, थर्ड DCB बैंक, फोर्थ ICICI बैंक, फिफ्थ इंडसलैंड बैंक, सिक्स्थ यस बैंक, 7 कोटक महिंद्रा बैंक, 8 IDFC बैंक और 9th है हमारा बंधन बैंक। तो ये टोटल 21 प्राइवेट बैंक्स के। हमारा फॉरेन बैंक, टोटल 45 फॉरेन बैंक्स हैं हमारे इंडिया में। These banks are registered and have their headquarter in a foreign country but operate their branches in our country. तो ये जो 45 फॉरेन बैंक्स है इसका हेडक्वार्टर फॉरेन में है, बट इसके जो ब्रांचेस हमारे इंडिया में है इसको ऑपरेट हमारे ही कंट्री के द्वारा किया जाता है, इंडिया में ही किया जाता है इन सारे ब्रांचेस को ऑपरेट। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है रिगार्डिंग फॉरेन बैंक। तो सबसे पहला पॉइंट है मिनिमम कैपिटल 5 बिलियन। तो फॉरेन बैंक्स बनने के लिए कितना कैपिटल चाहिए? 500 करोड़ चाहिए। सेकेंड पॉइंट, हम लोग को PSL मेंटेन करना पड़ेगा 40%। थर्ड है FDI मेंटेन करना होगा 74%। FDI का पूरा नाम है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें ये कहा जा रहा है कि फॉरेन के द्वारा 74% इन्वेस्टमेंट होना चाहिए बैंक में। ठीक है, अब देख लेते हैं ये PSL क्या है, प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग क्या है। तो ये सेट ऑफ रूल्स है और डायरेक्टिव्स बोलिए जो कि दिया गया है हमारा RBI के द्वारा, और इसमें ये बोला गया है कि 40% जो लोन्स, टोटल 100% जो लोन देने वाले हैं फॉरेन बैंक्स पब्लिक को, उसमें से 40% वो लोन प्रायोरिटी सेक्टर्स को देंगे। और प्रायोरिटी सेक्टर्स में हमारे आते हैं एग्रीकल्चर, MSME, वीकर सेक्शन, रिन्यूएबल एनर्जी, एजुकेशन एंड हाउसिंग। तो 40% लोन्स वो देंगे इन प्रायोरिटी सेक्टर वालों को, इन्हें प्राथमिकता हम पहले देंगे। ठीक है, इनको देने के बाद और 60% लोन वो जिसे चाहे दे सकते हैं। तो एग्रीकल्चर आ गया, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, MSME का पूरा नाम है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। थर्ड है वीकर सेक्शन, फोर्थ है रिन्यूएबल एनर्जी, फिफ्थ है एजुकेशन और हाउसिंग। ठीक है, तो इन सारे सेक्टर्स को हम लोग को पहले प्राथमिकता देना, उसके बाद किसी और को लोन दे सकते हैं। तो 40% हम लोग को इसमें देना है, उसके बाद 60% हम जिसे चाहे उसे दे सकते हैं। ठीक है, फोर्थ है हमारा RRB रीजनल रूरल बैंक। तो टोटल हमारा इंडिया में 56 RRBs है। तो देखते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स आर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स गवर्नमेंट बैंक्स ऑपरेटिंग एट रीजनल लेवल इन डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये जो 56 RRB है ये डिफरेंट रीजन्स में हमारा है। ठीक है, they have been created with a view to serve primarily the rural areas of India with basic banking and financial service। तो ये जो RRB हमारा इस्टेब्लिश किया गया है ये स्पेशली फोकस करने के लिए किस पे? रूरल एरियाज पे।
ठीक है। रूरल एरियाज़ पे फोकस करने के लिए हमारा आरआरबीज बना है, क्योंकि अर्बन में तो बहुत सारे बैंक्स बने थे, वो लोग बैंक्स के बारे में बहुत अवेयर भी थे, लेकिन जो गांव के लोग थे वो ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे बैंकिंग सिस्टम के बारे में। इसीलिए उन्हें जागरूक करने के लिए, उनका मदद करने के लिए, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में फिर पुअर लोगों को हेल्प करने के लिए फिर हमने आरआरबी सेटअप किया। ठीक है। तो however, RRBs may have branches set up for urban operations and their areas of operation may include urban areas too. urban areas में भी हमारा RRBs है। ठीक है, बट ये स्पेशली फोकस किस पे करता है, हमारा रूरल एरियाज पे। ठीक है, स्पेशली उन्हीं के लिए ये इस्टेब्लिश किया गया था। आरआरबी इज रेगुलेटेड बाय नाबार्ड। ये जो आरआरबी है ये किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, नाबार्ड के द्वारा। नाबार्ड का पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। मतलब ये जो आरआरबीज है ये स्पेशली एग्रीकल्चर को और रूरल एरियाज को डेवलप करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग आरआरबीज देख लेते हैं। तो आरआरबी, पहला आरआरबी सेटअप हुआ था 1975 में, और कौन से कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुआ था, नरसिम्हम कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुआ था। इस कमेटी में ये लोग डिसाइड किए थे कि हाँ आरआरबीज हमें कुछ इस्टेब्लिश करना चाहिए जो कि स्पेशली फोकस करेगा हमारे एग्रीकल्चर पे और रूरल एरियाज़ पे उन्हें डेवलप करने के लिए। तो ये एक कमेटी बना था नरसिम्हम कमेटी, जिसमें ये लोगों ने अपना आइडिया रखा था कि हाँ आरआरबी हम लोगों को सेटअप करना चाहिए। तो सबसे पहला आरआरबी हमारा बना था 1975 में। और इस आरआरबी बैंक में जो शेयर्स है उसमें 50% शेयर्स होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, 15% होता है स्टेट गवर्नमेंट का, और 35% होता है स्पॉन्सर बैंक्स का। ठीक है, सबसे पहला आरआरबी बैंक का नाम क्या है, प्रथमा बैंक। आरआरबी बैंक सबसे पहला आरआरबी जो बैंक था उसका नाम था प्रथमा बैंक। ठीक है, पहला था उसका नाम इसीलिए प्रथमा पड़ा। प्रथमा बैंक इज़ द फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक ऑफ द इंडिया स्पॉन्सर्ड बाय सिंडिकेट बैंक। ये जो प्रथमा बैंक है जो कि पहला हमारा आरआरबी है, ये स्पॉन्सर्ड किसके द्वारा स्पॉन्सर किया गया था, ये सिंडिकेट बैंक के द्वारा। और ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था, इसका पूरा डेट लिखा हुआ है 2 अक्टूबर 1975 विथ इट्स हेड ऑफिस एट मुरादाबाद। और ये प्रथमा बैंक का हेड ऑफिस कहाँ था, मुरादाबाद था। ठीक है, हम सारा कॉमर्शियल बैंक्स के बारे में पढ़ लिए। हमारे कॉमर्शियल बैंक्स में टोटल 4 बैंक्स थे, प्राइवेट बैंक्स, पब्लिक बैंक, फॉरेन बैंक्स और आरआरबी। अब हम लोग देख लेते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स। तो कोऑपरेटिव बैंक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, डिस्ट्रिक्ट सेंटर कोऑपरेटिव बैंक और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। तो सबसे पहले देख लेते हैं कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है। ए बैंक दैट होल्ड्स डिपॉजिट, मेक्स लोन एंड प्रोवाइड्स अदर फाइनेंशियल सर्विसेज टू कोऑपरेटिव एंड मेंबर्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो नोन एज बैंक फॉर कोऑपरेटिव। तो इसमें क्या होता है, 5-6 मेंबर्स मिल के इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, और उन्हीं 5-6 लोगों में से जिसको लोन का अगर ज़रूरत पड़ता है तो वो क्या करते हैं, उसी इन्वेस्टमेंट मनी पे वो लोन बोरो कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी क्या है, डिपॉजिट करना है। ठीक है, फिर आपको लोन चाहिए तो लोन फैसिलिटी इसमें भी दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ मेंबर्स मिल के इन्वेस्टमेंट करते हैं अकाउंट में, फिर वही लोग क्या होते हैं आपस में एक दूसरे का हेल्प करते हैं। उसमें से किसी एक को अगर लोन चाहिए तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे क्या करते हैं, वो लोन लेते हैं, और बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है बैंक यहाँ पे चार्ज करता है। कमर्शियल बैंक में जितना लोन पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है उस हिसाब से कोऑपरेटिव बैंक से अगर आप लोन लेते हैं तो कम इंटरेस्ट चार्ज होता है। और ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स है ये स्पेशली जो है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए और स्मॉल बिजनेसमैन लोगों के लिए है। ठीक है, उसी पे फोकस करने के लिए बैंक बना है। तो पहला पॉइंट है, कोऑपरेटिव बैंक इन इंडिया आर रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। तो ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स है ये रजिस्टर्ड कराया जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत। सेकेंड पॉइंट, इन अर्बन एरियाज दे मेनली सर्व स्मॉल इंडस्ट्री एंड सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, दे आर रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। तो ये जो कोऑपरेटिव बैंक है ये दोनों पे फोकस करता है, रूरल एरियाज़ पे भी और अर्बन एरियाज़ पे भी। ठीक है, अर्बन एरियाज़ के उन जगहों पे ये फोकस करता है जो कि स्मॉल इंडस्ट्री है और सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर जो एसएचजी होता है। ठीक है, जो स्मॉल आपके एम्प्लॉय है, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, उन लोगों पे फोकस करता है ये। दे आर रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है ये कितना है, 1912। दे आर रेगुलेटेड बाय द आरबीआई। तो ये जो हमारा कोऑपरेटिव बैंक है ये किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, रिजर्व बैंक के द्वारा।
और आपका रिजर्व आरबीआई जो है वो अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एंड बैंकिंग लॉज एक्ट 1965 के अंडर। अब हम देख लेते हैं कोऑपरेटिव बैंक का फीचर्स क्या है। तो कोऑपरेटिव बैंक्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड मैनेज्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन, सेल्फ हेल्प एंड म्यूचुअल हेल्प। तो ये जो कोऑपरेटिव बैंक होता है ये स्पेशली कोऑपरेशन होता है, लोगों का यहाँ पे कोऑपरेशन होता है, मिलकर क्या करते हैं, 5-6 लोग मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं और वो लोग क्या करते हैं, सेल्फ हेल्प करते हैं, एक दूसरे खुद का हेल्प करते हैं, फिर एंड म्यूचुअल हेल्प और एक दूसरे का हेल्प करते हैं। खुद का हेल्प के लिए और जितने उसमें मेंबर है वो लोगों का हेल्प के लिए ये ग्रुप बनाया जाता है। ठीक है, दे फंक्शन विद द रूल ऑफ वन मेंबर वन वोट। यहाँ पे इसमें एक हमारा रूल है कि एक मेंबर सिर्फ एक ही वोट दे सकते हैं। Function on no profit no loss basis, cooperative bank do not pursue the goal of profit maximization। तो कोऑपरेटिव बैंक्स का प्रॉफिट अर्न करना कोई मोटिव नहीं होता। जिस तरह से कमर्शियल बैंक का मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, वो वैसे लोगों को ज़्यादा लोन देना चाहते हैं जहाँ से उन्हें क्या हो, इजीली इंटरेस्ट मिल सके। ठीक है, वो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों को देना चाहते हैं। लेकिन ये जो कोऑपरेटिव बैंक है ये स्मॉल बिजनेसमैन लोगों के लिए है और एग्रीकल्चर के जो फार्मर्स है वो लोग का हेल्प के लिए ये बनाया गया। तो इसमें ये लोगों का कोई मोटिव नहीं होता है प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, इसके कुछ मेन फंक्शन है, डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, डिपॉजिट, ठीक है, डिपॉजिट कर सकते हैं, सप्लाई ऑफ क्रेडिट, लोन ले सकते हैं, प्रोविज़न ऑफ रेमिटेंस, मनी का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव, दो टाइप के कोऑपरेटिव बैंक है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है और एक स्टेट लेवल पे। तो देखते हैं पहले डिस्ट्रिक्ट वाला। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, दिस बैंक ऑपरेट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है ये ऑपरेट होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। दे एक्ट लिंक बिटवीन प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज एंड स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है ये प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज़ और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ये दोनों के बीच में लिंक बनाता है। ठीक है, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज़ और स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बैंक के बीच में क्या, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिंक बनाता है। ठीक है, अब देखते हैं ये प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी क्या होता है। तो these institutions are formed at village level or town level. The operation of such banks are limited to a very small area। तो प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज़ में वो स्मॉल विलेज आते हैं। ठीक है, वहाँ से लोगों को फॉर्म ये ग्रुप बनाया जाता है, फिर उन्हें हमारा किसके साथ लिंक कराया जाता है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, बट बीच में मीडिएटर हमारा कौन होता है यहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, फिर हमारा आता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स आर बिगेस्ट फॉर्म ऑफ कोऑपरेटिव बैंक। तो ये जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से क्या है, बड़ा है। और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में एक और चीज़ बता दें कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि कोऑपरेटिव बैंक सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट को ऑपरेट करेगा, ये दो तीन डिस्ट्रिक्ट को ऑपरेट कर सकते हैं। उसी तरह स्टेट कोऑपरेटिव बैंक भी है, लिखा हुआ है सम ऑफ द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स आर ऑपरेट इन मल्टी स्टेट। ये जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है ये मल्टी स्टेट को ऑपरेट कर सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वो एक ही स्टेट को ऑपरेट करेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं नॉन शेड्यूल बैंक। लास्ट शेड्यूल बैंक के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया। शेड्यूल बैंक में हमारा कमर्शियल बैंक्स था और कोऑपरेटिव बैंक्स था। फिर कमर्शियल बैंक में हमारे 4 बैंक्स थे और कोऑपरेटिव बैंक्स में फिर हमारे 2 बैंक्स थे। ये सारा डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं कि नॉन शेड्यूल बैंक क्या होता है। शेड्यूल बैंक तो वो होता है जो कि आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल में आते हैं और सेकेंड शेड्यूल में आने के लिए उनका कुछ क्राइटेरिया है जो मैंने आपको अभी इस वीडियो पे बता दिया पहले ही। ठीक है, अब नॉन शेड्यूल बैंक कौन होते हैं। तो नॉन शेड्यूल बैंक्स बाय डेफिनेशन आर दोज विच आर नॉट लिस्टेड इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। तो वैसे बैंक्स जो कि आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल में नहीं आते हैं वो सब हमारे नॉन शेड्यूल बैंक्स कहलाते हैं। बैंक्स विद ए रिजर्व कैपिटल ऑफ लेस देन 5 लाख रुपीज़। तो यहाँ पर जो बैंक का जो रिजर्व होता है, रिजर्व कैपिटल, वो 5 लाख से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, इसीलिए नॉन शेड्यूल बैंक है, ये भी एक पॉइंट है। अनलाइक शेड्यूल्ड बैंक्स दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू बोरो फ्रॉम द आरबीआई और नॉर्मल बैंकिंग पर्पस। और यहाँ पे आरबीआई से वो मनी बोरो नहीं कर सकते, उन्हें ये फैसिलिटी नहीं मिलता है। बट एक्सेप्शन है कि अगर इमरजेंसी रहा तो वो क्या कर सकते हैं, इमरजेंसी के केस में वो बैंक आरबीआई से वो मनी बोरो
कर सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर बैंक इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन शेड्यूल बैंक। ये जो नॉन शेड्यूल बैंक है इसके अंदर आता है हमारा जम्मू एंड कश्मीर बैंक, जो कि RBI एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल में नहीं आता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टाइप्स ऑफ बैंक्स। आप लोग डायग्राम बना के अपना सेल्फ नोट्स बनाइएगा, और भी कुछ बैंक्स के अगर नाम आपको इसके डिटेल्स में चाहिए तो आप लोग सर्च कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आज ये था हमारा पूरा टाइप्स ऑफ बैंक्स के बारे में। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।